हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर बीपीएससी। हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ के टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। ये बीपीएससी 71st के लिए टेस्ट बनाया गया है। इसमें ये टेस्ट संख्या 16 है, फुल लेंथ टेस्ट है। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक देखा था। फिर हम लोग पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक देख चुके थे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 150 तक को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है 1927 में गठित साइमन कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सी जैसे सिफारिशें थी। तो जैसा कि आपको आइडिया होगा, साइमन कमीशन का गठन 1927 में कहा गया था। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कोई सार्वभौमिक मताधिकार प्रस्तावित नहीं किया गया था और गवर्नर जनरल का पद अप्रभावित रहा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं था। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 कहता है गवर्नर जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। हमें इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा उत्तर ऑप्शन डी होगा। जहाँ तक साइमन कमीशन की बात है, तो इसका गठन 1927 में हुआ था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस वजह से इसका विरोध भी हो रहा था। ठीक है, और इसमें सार्वभौमिक मताधिकार का प्रस्ताव नहीं रखा गया था। तो इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में एक प्रमुख केंद्र रहे किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐसा चेरी जो अपने आप हमारे मुंह में गिर जाएगी कहा था। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये अवध के बारे में कहा था। ठीक है, तो अवध इसका सही उत्तर होगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1851 में अवध के संबंध में यह टिप्पणी की थी, जिससे यह संकेत मिलता है कि ब्रिटिश शासन इसे हड़पने की योजना बना रहा था। 1856 में अवध को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला गया था। इस कदम के व्यापक असंतोष फैला और अवध 1857 की क्रांति में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 103 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय भूमि पर अर्जित पहली स्वामित्व वाली संपत्ति थी। तो इसका आंसर होगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जहां तक फोर्ट सेंट जॉर्ज की बात है, तो यह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला किलेबंद कारखाना और स्वामित्व वाला क्षेत्र था। यह मद्रास चेन्नई में स्थापित था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा पर इसने महिला एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। फिर अगला स्टेटमेंट कह रहा है इसने यह निर्धारित किया कि सरकारी संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है इसने निजी उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान सहायता की एक प्रणाली की सिफारिश की थी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। इसलिए 1 2 3 तीनों सही है। हमसे इसमें गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। 105 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक सुधारों को कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है ब्रह्म समाज। तो जहाँ तक ब्रह्म समाज की बात है, तो इसे राजा राममोहन राय के द्वारा स्थापित किया था 1828 ईस्वी में। वहीं बैथून स्कूल की बात है, तो बैथून स्कूल जो है ये 1849 में जॉन इलियट बैथून के द्वारा स्थापित हुआ था, तो 1849। वहीं वेदांत कॉलेज की बात है, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा किया गया था 1825 में। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको सजाते हैं तो पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे पे और तीसरे पे 3 1 2 3 1 2 हमारे ऑप्शन ए में है। हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। 106 हाल ही में 7 न्यायाधीश की संवैधानिक पीठ द्वारा अनुसूचित जातियों के भीतर अलग कोटा के लिए उपवर्गीकरण को बरकरार रखने पर सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले को पलट दिया गया है। तो ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको ऑप्शन बी होगा, ईवी चलैया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2006 के ईवी चलैया मामले को 2004 के ईवी चलैया मामले को पलट दिया है। ठीक है, और जो अनुसूचित जाति हैं उसके उपवर्गीकरण की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तेलंगाना जो है भारत का पहला राज्य भी बन गया है जो उपवर्गीकरण अपने राज्य में कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अंजी पुल या अंजी खंड पुल के बारे में निम्नलिखित
कथन पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुल है जो 11 महीने में पूरा हुआ और पुल के प्रयुक्त केबल स्टैंड को कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है इसका सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है, अंजी खंड चिनाब रेल पुल का दूसरा नाम है जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अंजी खंड जो है वो चिनाब रेल पुल का दूसरा नाम नहीं बल्कि एक अलग पुल है, ठीक है। स्टेटमेंट 3 देखते हैं, यह चिनाब नदी के दक्षिण में गहरी अंजी नदी घाटी में फैला है और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन के कटरा बनिहाल खंड को जोड़ता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें सही पूछा जा रहा है, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 सही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 109 कहता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के कल्याण में सुधार के लिए 14,235 करोड़ की योजना को मंजूरी दी। निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वीकृत योजनाओं में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन जो है वो किसान कल्याण के लिए जो है अभी हाल में जो योजनाएं चलाई गई हैं उसके तहत इसके लिए राशि नहीं दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने वर्चुअल प्रारूप में तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेजबानी की है? तो ध्यान देंगे ये भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है, ठीक है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की मेजबानी जो है 17 अगस्त 2024 को भारत के द्वारा किया गया था। वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं, हाल ही में भारत ने जाम साहब ऑफ नवाबनगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम किस देश के साथ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है पोलैंड। भारत ने पोलैंड के साथ जाम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112, प्रवासीय भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, कुल 27 गणमान्य व्यक्तियों को प्रवासीय भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है, त्रिनिदाद और टोबैगो की 7वीं राष्ट्रपति महामहिम क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट है, रवांडा के श्री बोथाला सुबैया सेट्टी रमेश बाबू ने भी यह पुरस्कार जीता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। चौथा स्टेटमेंट है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का विषय प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार है। तो ये भी गलत है। जहां तक इसके थीम की बात करें तो ये था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस 25 का जो थीम था वो था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। तो हमें जो है सही कथन पूछा जा रहा है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, हाल ही में किस देश ने एक ब्रह्म सहयोग अधिकारी नियुक्त किया है? या हाल ही में किस राज्य ने एक बाह्य सहयोग अधिकारी नियुक्त किया? तो देखिए केरल जो है, केरल ने पहला ऐसा राज्य बना है जो एक बाह्य सहयोगी अधिकारी को नियुक्त किया है, ठीक है। तो केरल राज्य जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, वर्तमान में कौन सा देश IPEF आपूर्ति श्रृंखला परिषद की अध्यक्षता कर रहा है जबकि भारत उपाध्यक्ष है? तो ध्यान रखिएगा ये अमेरिका है। अमेरिका के द्वारा जो है IPEF की अध्यक्षता की जा रही है और भारत जो है इसका उपाध्यक्ष बना है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप किस जल निकाय में स्थित है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है, बांग्लादेश के साथ इसका जुड़ाव है, अभी चर्चा में रहा था न्यूज में, इसलिए पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है, सोनमर्ग सुरंग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लगभग 22 किलोमीटर लंबी है और इसका निर्माण 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। तो इसका स्टेटमेंट 1 जो है ये गलत है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट कहता है, इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और पहुंच मार्ग शामिल है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 कहता है, सोनमर्ग सुरंग जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल जिले में गगनगिर और सोनमर्ग को जोड़ती है। तो स्टेटमेंट 3 भी सही है। तो इस तरीके से हमारा सही उत्तर जो है बी हो जाएगा, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 117 है, कहता है
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की चौथी द्विवार्षिक अध्ययन रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसीसी को भारत की चौथी द्विवार्षिक अध्ययन रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है 2020 में भारत के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2019 की तुलना में 7.93% की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसमें 7.9% की वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है। ठीक है, वृद्धि नहीं बल्कि कमी दर्ज की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट है स्टेटमेंट थर्ड। इसमें कहता है, अपशिष्ट क्षेत्र ने समग्र उत्सर्जन में सबसे अधिक योगदान दिया। इसके बाद ऊर्जा, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाएं और उत्पाद सहयोग का स्थान रहा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, इसलिए हमें सही पूछा जा रहा है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आंसर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, हाल ही में सरकार ने संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ध्यान रखेंगे, इसे बढ़ाकर जो है 7.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, तो संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत अधिकतम ऋण सीमा को 1.5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं हम। 119 कहता है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितनी उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसल किस्में जारी की गई है? तो ध्यान देंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है 109 किस्में जारी की गई थी। ठीक है, ये सारी बायो फोर्टिफाइड किस्में थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। पहला 24x7 अनाज एटीएम कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो है आपको भुवनेश्वर में शुरू किया गया था। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में इसको शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 कहता है, भारत के परमाणु और खनिज अन्वेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय एएमडी को कर्नाटक के मांड्या में 1600 टन लिथियम मिला है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ तक स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मसानबल में सतही यूरेनियम की उपस्थिति की पहचान की है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने जो है हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जो है यूरेनियम की उपस्थिति की पहचान की है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर जो है केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। भारत में प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का क्या नाम है? तो ये रूमी रॉकेट है, रूमी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा SU-30 MKI के परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम का नाम क्या है? तो लॉन्ग रेंज ग्लाइडेड बम का नाम गौरव रखा गया है। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा इसको विकसित किया गया है। वेब्स शिखर सम्मेलन 2025 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? तो वेब्स का आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। प्रधानमंत्री के द्वारा 1 मई को इसका उद्घाटन किया गया था। 1 मई से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड जो है ये पहला ऐसा राज्य है जो ग्रॉस इकोनॉमिक प्रोडक्ट की जगह ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जो है ऐसा सूचकांक जो है वो लाता है। ठीक है, ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट GEP। ओके, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। किस देश द्वारा जलवायु वित्त कार्यवाही कोष की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान के द्वारा जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की शुरुआत की गई है। ध्यान देंगे कि COP29 का सम्मेलन जो है अजरबैजान की राजधानी बाकू में 19 जुलाई को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। वर्ष 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों खरीफ और रबी के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, खरीफ खाद्यान्न उत्पादन
1663.91 लाख मीट्रिक टन और रबी खाद्यान्न उत्पादन 1645.27 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। गेहूं का उत्पादन 1154.30 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। ये स्टेटमेंट भी सही है। स्टेटमेंट थर्ड कहता है श्री अन्न रबी का उत्पादन 137.52 लाख मीट्रिक टन और श्री अन्न खरीफ का उत्पादन 30.81 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें सही कथन को पहचानना था। तो 1 और 2 सही है, इसलिए ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। 128 कहता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के दौरान किस ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार रैंक 1 प्राप्त हुआ है। तो ये जो है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ये पुरस्कार जो है माल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी जिला तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है माल ग्राम पंचायत रंगारेड्डी जिला तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। 129 कहता है हाल ही में यूक्रेन ने किस ऑपरेशन के तहत रूस के 5वें एयरबेस पर ड्रोन हमला किया था। तो ये ऑपरेशन जो है ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया गया था इसको, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। ध्यान रखेंगे कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। 130 नंबर प्रश्न जो है वो जनगणना से जुड़ा हुआ है। तो 2027 की जनगणना के लिए सरकार द्वारा जारी जनगणना अधिसूचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आइए देखते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, कह रहा है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले क्षेत्र में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वहाँ पे 1 मार्च 2027 से नहीं बल्कि अक्टूबर 2026 से ही जनगणना का कार्य शुरू किया जाएगा। ठीक है, जनगणना 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जनगणना 3 नहीं बल्कि 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं। सी, जनगणना में लगभग 34 लाख गणनाकारक और पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, इसलिए हम सही उत्तर ढूंढना था, सही कथन। स्टेटमेंट फोर्थ भी देख लेते हैं। यह जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद 10वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। ठीक है, तो ये 10वीं जनगणना नहीं है बल्कि 8वीं होगी। स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना है और हम लोग अगर 1872 से काउंट करेंगे तो ये 16वीं राष्ट्रीय जनगणना होगी। ठीक है, तो 10वीं नहीं बल्कि 8वीं है। तो स्टेटमेंट डी भी गलत है। हमारा सही उत्तर जो है ऑप्शन सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना सर बी एन राव द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। देखिए, बी एन राव के द्वारा नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। तो ये फ्रांसीसी क्रांति नहीं बल्कि रूस की क्रांति से लिया गया था। वही स्टेटमेंट थर्ड जो है वो है 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो थर्ड जो है ये सही है। हमसे पूछा जा रहा है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो जहां तक गलत की बात है तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपने की संवैधानिक रूप से सही प्रक्रिया है। तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करके। तो संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय क्षेत्र को विदेश राज्य को सौंपा जा सकता है। जैसा कि आपको आइडिया भी होगा कि संविधान संशोधन जो 100 था, इसके तहत जो है भारत के कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश को सौंपा गया था। ठीक है, तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया था और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद थी उसे सुलझाया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है अनुच्छेद 39A सहकारी समिति को बढ़ावा देना। तो ये गलत है। सहकारी समिति को बढ़ावा देना जो है वो अनुच्छेद 43B से संबंधित है। ठीक है, 43B से।
इसके अलावा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की बात है तो ये भी गलत है, ठीक है? क्योंकि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता जो है वो अनुच्छेद 39 ए के तहत दिया जाता है, ठीक है? तो 39 ए के तहत। इसके अलावा अनुच्छेद 48 जो है गायों के वध पर प्रतिबंध और उनकी नस्ल में सुधार से संबंधित है, तो ये सही है। वहीं ग्राम पंचायत के गठन की बात करें तो ये अनुच्छेद 42 के तहत किया गया है, ठीक है? तो इस तरीके से सही जो है ऑप्शन सी है, इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। 134 कहता है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि देश के शासन में नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक है, ठीक है? तो ध्यान देंगे कि इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 37 ठीक है? अनुच्छेद 37 जो है इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत देश के शासन के मौलिक सिद्धांत हैं, ठीक है? आइए क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला स्टेटमेंट कहता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को न्यायोचित बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। अनुच्छेद 51 ए के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं, ये भी स्टेटमेंट सही है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के कर्तव्य को 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा था, तो ये भी सही है। हमें जो है सही उत्तर का चयन करना है, तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। 136 नंबर प्रश्न कहता है, भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की शक्तियों और कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है, यह राजनीतिक दलों का पंजीकरण और गैर पंजीकरण कर सकता है तथा दलों की मान्यता और चुनाव चिन्हों से संबंधित विवाद में अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है, यह पंचायतों और नगरपालिका सहित निर्वाचन क्षेत्रों का स्वतंत्र रूप से परिसीमन कर सकता है, यह करता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो पंचायत और नगरपालिकाओं के परिसीमन का कार्य है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है? नेशनल इलेक्शन कमीशन का कार्य ये नहीं है। आइए स्टेटमेंट थर्ड देखते हैं, यह सांसदों और विधेयकों की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपालों को सलाह देता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वहीं स्टेटमेंट 4 की बात करें तो यह संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए होने वाले चुनावों का पर्यवेक्षण करता है, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसमें हमें सही ढूँढने के लिए कहा जा रहा है सही उत्तर, तो स्टेटमेंट 1, 3 और 4 तीनों सही है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या कहता है? ये अभिकथन और कारक वाला प्रश्न है। अभिकथन है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट अभिकथन जो है बिल्कुल सही है। वहीं कारण कहता है, इनकी नियुक्ति सीधे सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो देखिए उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना वो अध्यक्ष के द्वारा नहीं की जाती है, तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। 138 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य संकट प्रबंधक कौन होता है? तो ध्यान रखेंगे कि आपातकाल के दौरान जो है प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य संकट प्रबंधक होता है, ठीक है? क्राइसिस मैनेजमेंट करने का कार्य जो है वो प्रधानमंत्री का होता है इमरजेंसी के टाइम में। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं, सॉरी 139 पे। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, न्यायाधीशों की सेवा शर्तें निश्चित होती हैं और नियुक्ति के बाद उनमें उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 कहता है, न्यायपालिका का व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिससे वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित होती है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट कहता है, न्यायपालिका को अपने अधिकार की अवमानना के लिए दंडित करने, अपनी गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा के अधिकार है,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 4 कहता है न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप को रोकने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। पांचवा स्टेटमेंट कहता है इसका अधिकार क्षेत्र संसद द्वारा नहीं बदला जा सकता, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है न्यायालय, उसका अधिकार क्षेत्र संसद द्वारा बदला जा सकता है। हमें जो है सही कथन का चयन करना है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट 5 को छोड़कर बाकी सारे कथन सही हैं, यानी 1 2 3 4 सभी कथन सही हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 2 3 4 सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव के क्रियान्वयन के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो ध्यान देंगे कि इसके लिए अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने की आवश्यकता होगी, तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइए इसके बाद 141 से लेकर 150 तक जो है मैथ और रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, तो इसे भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैथ और रीजनिंग का प्रश्न को मैं क्विकली यहाँ पे जो है आपको आंसर बता देता हूँ, आप इसे पॉज करके पेन पेपर पे यहाँ बना लेंगे। ठीक है, 141 नंबर प्रश्न के उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। 142 नंबर प्रश्न की बात करें तो 142 का सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। 143 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। 144 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद 145 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी होगा। 146 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी होगा। 147 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 148 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। 149 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा और 150 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा 4200। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो थे उसे मैंने क्विकली बस आपको आंसर बता दिया है, क्योंकि इसको सॉल्व करने में काफ़ी समय लगेगा और इसे आपको खुद ही जो है अपने स्तर पे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो आप लोग आंसर देखने से पहले जो है पॉज कर करके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को बनाइए और फिर आंसर को इसमें मैच कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट नंबर 16 को ख़त्म कर दिया है। ठीक है, इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों में 50-50 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। इसे आप लोग देखें, एक्सप्लेनेशन को समझें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।